साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब बस कुछ ही वक्त का मेहमान लगता है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। खासकर लेवल 1 यानी ग्रेड पे 1800 के कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा आएगा, नया बेसिक पे क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना लगेगा और इन सब के साथ एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और टीए यात्रा भत्ता ट्रैवल अलाउंस जुड़कर कुल नेट सैलरी कितनी बनेगी। अगर आपके मन में भी यही सब सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। साथ ही मीडिया में वायरल अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 192, 2.08, 2.86 के आधार पर पे लेवल 1 से 10 तक यानी 10 तक 8th पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी लेवल टू लेवल बताने वाले हैं, जिससे आप अपनी अनुमानित बढ़ी हुई सैलरी का पूरा हिसाब किताब जान पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कितनी बनेगी 8th पे कमीशन के तहत नई बेसिक सैलरी। साथियों, उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में इसे खूब शेयर करें। जो साथी चैनल में नए हैं उनका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा हाथ रहता है। 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन में यह 2.57 था, जिसे न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ करके 18000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अलग अलग कयास लगा जा रहे हैं, अलग अलग अनुमानों पर चर्चा है। साथियों, 192 या 2.08 या 2.86 तीन फिटमेंट फैक्टर की चर्चा जोरों पर है। यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी जो बनेगी वो कितनी बनेगी। 8वें वेतन आयोग में पुराने वेतन आयोगों की तर्ज पर 190 या 192 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखे जाने की संभावना जताई गई है, लेकिन 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है। इसलिए कैलकुलेशन में संभावित फिटमेंट फैक्टर 192 पर और कैलकुलेशन की गई है। साथियों, अब हम समझते हैं तीनों फिटमेंट फैक्टर को लेकर के हम लोग यहाँ पर बेसिक सैलरी पर डिस्कस करने वाले हैं। 192, 2.08 और 2.86 इन तीनों जो है फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी नई बेसिक सैलरी क्या बनेगी उसका एक अनुमानित खाका यहाँ पर तैयार किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग में जो आपका बेसिक पे था लेवल 1 का 18000 और 18000 में अगर हम 192 फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो इसमें नई जो बेसिक सैलरी बनेगी 34560 बनेगी। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर हम सैलरी को देखें तो ये बनेगी 37440। वहीं 2.86 पर नई बेसिक सैलरी बनेगी 51480। ये लेवल 1 की बात है साथियों। अब लेवल 2 की बात कर लेते हैं। 19900 7 पे कमीशन के अनुसार इनकी बेसिक सैलरी और 192 फिटमेंट फैक्टर के बाद 1.92 के बाद ये हो जाएगी 38208। 2.08 फिटमेंट फैक्टर के बाद हो जाएगी 41392। वहीं 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो ये हो जाएगी 56914। वहीं पर लेवल 3 पर अगर हम बात करें तो 7वें वेतन आयोग में लेवल 3 का जो मूल वेतन था बेसिक पे वो था 21700। 1.92 फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में अगर लगेगा तो ये हो जाएगी 41664। अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 45136 और अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ये सैलरी हो जाएगी 62062। अब बात करते हैं लेवल 4 यानी लेवल 4 की। तो बेसिक पे 25500, 192 1.92 फिटमेंट फैक्टर के तहत ये हो जाएगा 48960। 2.08 फिटमेंट फैक्टर अगर लागू हुआ तो 53040। 2.86 पर ये सैलरी बनेगी 72930। लेवल 5 पर
7th पे कमीशन में बेसिक सैलरी है 29,200। 8th पे कमीशन में जो आभासी 192 फिटमेंट फैक्टर है उसके तहत सैलरी नई बनेगी 56,064। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी बनेगी 60,736 और 2.86 पर यह सैलरी नई बनेगी 83,512। अब लेवल 6 की बात करते हैं तो लेवल 6 में 35,400 7th पे कमीशन पर और अनुमानित 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 के तहत 67,968 और 2.08 के तहत बनेगी 73,632। वहीं 2.86 अगर लागू हुआ तो ये नई सैलरी बनेगी 1,01,244। साथियों अब बढ़ते हैं लेवल 7 की तरफ। लेवल 7 में बेसिक पे 44,900 और 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर 8वें वेतन आयोग में लागू हुआ तो अनुमानित हो जाएगी 86,208। वहीं 2.08 पर सैलरी बनेगी 93,392 और 2.86 पर नई सैलरी बनेगी 1,28,414। साथियों अब बात करते हैं लेवल 8 पर। तो 8th पे कमीशन में लेवल 8 में बेसिक पे कितना बनेगा आइए समझते हैं। लेवल 8 का जो 7th पे कमीशन में बेसिक पे था वो था 47,600। 1.92 फिटमेंट फैक्टर जो अनुमानित है उसके तहत बनेगी 91,392 और 2.08 पर बनेगी सैलरी 99,008 और 2.86 पर सैलरी बनेगी 1,36,136। अब बात करते हैं लेवल 9 की। लेवल 9 में साथियों 7th पे कमीशन के तहत बेसिक सैलरी थी 53,100 रुपये। अगर हम अनुमानित फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद बेसिक सैलरी की बात करें तो 1.92 की फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी बनेगी 1,01,952। वहीं 2.08 के साथ सैलरी बनेगी 1,10,448 और 2.08 के साथ में 2.86 के साथ में यह बनेगी 1,51,866। साथियों लेवल 10 में 7th पे कमीशन के तहत 56,100 रुपये की बेसिक सैलरी थी जो 8th पे कमीशन में अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ बनेगी 1,07,712 और 2.08 पर यह बनेगी 1,16,688। वहीं 2.86 अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के बाद ये बनेगी 1,60,446। तो साथियों ये था कैलकुलेशन लेवल बाय लेवल 1 से 10 लेवल का, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08 और 2.86 तीनों फिटमेंट फैक्टर को लेकर के नया बेसिक पे यहाँ पर आपको बताया गया है। अब बात साथियों अब नीचे कैलकुलेशन को समझते हैं कि कैलकुलेटर के हिसाब से हमने 8वें वेतन आयोग में भी सबसे नीचे ग्रेड पे पर कैलकुलेशन किया है। लेवल 1 ग्रेड पे, इस ग्रेड पे में बेसिक पे 18,000 रुपये था और इसके बाद इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना गया। HRA को वाई कैटेगरी के हिसाब से लिया गया है। इसमें भी रिवीजन होने के लिए संभावना है, इसलिए इसे 16% रखा गया है। ट्रैवल्स अलाउंस को हायर यानी TP TA सिटी के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो कुल ग्रास सैलरी 41,440 रुपये बनी है, लेकिन ये अंतिम सैलरी नहीं होगी साथियों, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को अभी NPS और CGHS में भी कंट्रीब्यूशन देना होता है। तो सैलरी डिवीज़न के बाद NPS में योगदान होगा जो लगभग 3,456 रुपये होगा और CGHS में 250 रुपये जाएंगे। तो इस लिहाज से एक ग्रेड पे पर नेट सैलरी 37,734 के आसपास बनेगी, जिसमें महंगाई भत्ता यानी DA को अभी 0 रखा गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है। साथियों
हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस को शुरुआत में रीसेट किया जाता है। अभी 7वें वेतन आयोग में डीए 55% चल रहा है। इसके बाद जुलाई में 2% का इजाफा इसमें होने की और संभावना है। और संभावना यह है कि 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन में इसे 0 रीसेट किया जाएगा और फिर रेगुलर जो अंतराल पर इसको रिवाइज करके आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स का वेतन बढ़ाने के लिए डॉक्टर एक्रायड फार्मूले का इस्तेमाल किया है। जी हाँ साथियों, 7वें वेतन आयोग में डॉक्टर एक्रायड फार्मूले का इस्तेमाल किया गया था। इस फार्मूले के अनुसार सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय करने की रिकमेंडेशन की गई थी। और 7th पे कमीशन का जो नेतृत्व करने वाले थे वो न्यायमूर्ति A.K. माथुर ने कहा था कि सरकार को वैल्यू इंडेक्स के आधार पर मौजूदा आंकड़ों के आधार पर हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा यानी रिव्यू करना चाहिए और वेतन मैट्रिक्स के रिव्यू के लिए 10 साल की लंबी अवधि का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। यानी उन्होंने साल में सैलरी रिवीजन की बात कही थी। साथियों, वर्तमान समय में बेसिक न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये प्रति माह है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद मूल वेतन बढ़कर 40,000 से लगभग 42,000 के आसपास हो सकता है। सरकार को इस आंकड़े की तरफ गंभीरता से साथियों सोचना चाहिए। आज देश में सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, स्कूल और अस्पताल ये सब निजी हाथों में जा रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी इनकी फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। परिवहन और बिजली व्यवस्था भी प्राइवेट हाथों में जाने की तरफ है। इन स्थितियों में डॉक्टर एक्रायड फार्मूले के तहत 8वां वेतन आयोग अब वेतनमान रिवाइज करने की सिफारिश देता है तो काम नहीं चलने वाला है। सरकारी संगठनों, आर्थिक विशेषज्ञ और दूसरे राष्ट्रों का अध्ययन, इन सबके साथ ही वेतन आयोग द्वारा डॉक्टर एक्रायड फार्मूले की टेबल को भी ध्यान में रखा जाता है। तो साथियों, अब वो समय नहीं है जब इंसान की ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित थी। वर्तमान समय में इससे काम चलने वाला नहीं है। डॉक्टर एक्रायड फार्मूले में तो परिवार की महिला को एक फुल यूनिट के तौर पर ही नहीं गिना जाता, जबकि वह महिला सबसे अधिक काम करती है। ऐसे में क्या उसे 75% यूनिट के हिसाब से भोजन और कपड़ा दिया जाए? तो ये गणना बिल्कुल गलत है साथियों। 8वें वेतन आयोग में महिला को फुल यूनिट मानना होगा। उक्त फार्मूले में तो बच्चों को छोटा ही माना जाता है। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या बच्चे हमेशा ही छोटे रहेंगे? क्या वे बड़े नहीं रहेंगे? क्या उनकी ज़रूरतें नहीं बढ़ती? 8वें वेतन आयोग में बच्चों को बड़ा मानना होगा, तभी सही मायनों में ज़रूरत के मुताबिक वेतन रिवाइज हो सकेगा। आज सब कुछ डिजिटल हो रहा है, मोबाइल में नेट भी हो रहा है। वेतन आयोग अपनी सिफारिशों में इस खर्च की गणना भी इसको करना चाहिए। यह खर्च भी तो बढ़ रहा है। 5वें वेतन आयोग ने पुरानी पेंशन को ध्यान में रखकर निर्णय दिया, लेकिन 2004 में एनपीएस जो है लागू हो गई और वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह गणना नहीं की थी। तो सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% सरकार में जमा कराना है। इससे तो कर्मचारी का नुकसान हुआ और 20 साल में वह आर्थिक नुकसान अभी भी जारी है। वेतन संरचना में साथियों मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप परिलब्धियों के वास्तविक मूल्य में किसी भी महत्वपूर्ण गिरावट को संबोधित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। व्यक्ति को उसकी योग्यता और उचित पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर में बाजार में बढ़ रही जो बाजार वृद्धि है उसकी ताकत के तालमेल ये नहीं बैठा पा रही वर्तमान की सैलरी। साथ ही ये इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है कि प्रतिभा सरकारी सेवा की ओर आकर्षित हो। सरकारी सेवा कोई अनुबंध नहीं है, यह एक कंडीशन है, स्थिति है। कर्मचारियों को केंद्र सरकार से उचित व्यवहार की उम्मीद है और राज्यों को सेवाओं के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका निभानी चाहिए। इससे कर्मचारी उत्साह के साथ कार्य करते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको जो है 8वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर निर्धारित होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में उनके मनमाफिक बढ़ोतरी होगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आपकी टिप्पणी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक जानकारी और ट्रेंडिंग अपडेट के साथ शीघ्र ही। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।